कैसे हो मेरा पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे, आप लोगों का वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5.7। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मान लो कि ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक, और इसके फ्लोर पे यहाँ पे मान लो एक डब्बा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। अब यहाँ पे ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज करेगी तभी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यस सर, स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब क्या होगा? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट होगी तो भी ये बॉक्स कैसा रहेगा? स्टेशनरी। गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन म्यू एस, दैट इज 0.15। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है। जैसे ट्रेन चल रही है, अगर कोई इंसान अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए बॉक्स कैसा है? स्टेशनरी। पर कोई बाहर से इंसान देखे तो उसके लिए कैसा लगेगा? ये ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, अगर डब्बा दिखाई दे, ये बॉक्स दिखाई दे उसके अंदर का, ट्रेन के डब्बे के अंदर जो बॉक्स है वो भी दिखाई दे, तो उसे क्या लगेगा? बॉक्स भी आगे जा रहा है। तो मोशन कैसे कंसिडर किया जाता है? रिलेटिव। अब यहाँ पे अंदर जो बैठा होगा उसके लिए बॉक्स कैसा है? स्टेशनरी। तो वही बोल रहे हैं कि ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में है, ट्रेन अपनी स्पीड चेंज करेगी तो ये बॉक्स जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो बॉक्स का जो मास है वो क्या है? m। क्या है? m, ठीक है। तो इसके ऊपर आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? m है। पर ये बॉक्स आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर सिर्फ यही फोर्स होता है इसके ऊपर, ट्रेन आगे जा रही है तो वो भी आगे जा रहा है, पर देयर इजंट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर। ये जो बॉक्स अंदर पड़ा हुआ है और ये ट्रेन का जो फ्लोर है उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, बॉक्स आगे पीछे हो रहा नहीं है, ठीक है। या तो ट्रेन का फ्लोर आगे निकल जा रहा हो, ऐसा है नहीं। तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए कैसा लग रहा है ये बॉक्स? स्टेशनरी। तो ये बॉक्स स्टेशनरी है, आगे ट्रेन चल रही है तो आगे की तरफ इसका भी एक्सेलरेशन है एम ए, तो फोर्स होगा एम ए, जिसे बैलेंस कर रहा होगा कोई फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अभी स्टेशनरी है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एफ एस, एम ए इज इक्वल टू एफ एस। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे तभी ये कैसा रहेगा? स्टेशनरी। अगर इस तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो ये बॉक्स आगे की तरफ चला जाएगा। यस सर, यस सर। मान लो कि आगे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं होता, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? 0। क्या ठीक? तो ये कैसा रहेगा? स्टेशनरी। तो यहाँ पे जब ट्रेन मोशन में है और एक्सेलरेट कर रही है तो क्या बनेगा? एम ए इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला है। एफ एस के लिए हमने क्या बताया था? एफ एस इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस एन। पर ज़्यादा से ज़्यादा एफ एस कितना हो सकता है? मैक्सिमम, मतलब इक्वल टू म्यू एस एन। या तो म्यू एस एन से कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? म्यू एस एन। तो एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू एफ एस, बट एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो हम लिख सकते हैं एम ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, राइट? क्या ठीक? बट व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। नीचे लगेगा एम जी, तो एन क्या बन जाएगा? एम जी। ऊपर नीचे तो मोशन नहीं कर रहा, तो जितना ऊपर उतना नीचे, इक्विलिब्रियम। देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी।
m will get cancelled, yes or no? Therefore acceleration a is less than or equal to mu s g. अब क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी. मतलब रहना चाहिए स्टेशनरी. मतलब फोर्स कैसा होगा? स्टैटिक. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करना नहीं है. फ्रिक्शन कौन सा कंसीडर करना है? स्टैटिक. पर स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो जाएगा, कब मैक्सिमम होगा? जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा. जब आगे की तरफ फोर्स मैक्सिमम होगा तब पीछे की तरफ भी ये फोर्स बढ़ाता जाएगा और जितना कर सकता है, कितना कर सकता है? एफ एस मैक्सिमम. तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, देयरफॉर ए मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? इक्वल टू म्यू एस जी. व्हेन एक्सेलरेशन विल बिकम मैक्सिमम एंड इफ द बॉक्स अपीयर्स टू बी स्टेशनरी देन ए मैक्स शुड बी इक्वल टू म्यू एस जी. म्यू एस हमें दिया हुआ है कितना है? 0.15. देयरफॉर ए मैक्स इज इक्वल टू 0.15 और जी की वैल्यू क्या ले ले? जी की वैल्यू ले लेते हैं 10. तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. तो सिंपल एग्जांपल है, जल्दी से लिख लो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5.8. सी फिगर अ मास ऑफ 4 kg. कितना मास दिया हुआ है? 4 kg. ठीक है, ये उसका हो गया मास. ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब इक्विलिब्रियम में. ठीक है. द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle of theta is equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. मतलब जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे, करते करते कितना करते हैं? 15 डिग्री. एट द टाइम दिस ब्लॉक ऑफ मास 4 kg जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड. जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड. इट मीन्स इट विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड. तथा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा. आपको मालूम है जैसे ही मोशन स्टार्ट करने वाला होता है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, एट द टाइम फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम मैक्सिमम. तो जब थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा तब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. क्या निकालना है? म्यू एस बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस. ये हो गया थीटा. तो इसका मास हम मान लेते हैं एम. ठीक है. तो ये मास है, इसकी वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा. नीचे की तरफ फोर्स लगता है. कौन सा फोर्स लगता है मास की वजह से? एम जी. क्या ठीक? कौन सा फोर्स लगता है? एम जी. मुझे बताओ, ये एम जी लगेगा और ये सरफेस है. द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज नॉर्मल फोर्स. द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल क्या बने? मुझे बताओ क्या बने? बनना चाहिए क्या? कैसे पता लगे? जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. ये सुन, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा. ये क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा. ये सुन, अगर ये 90 माइनस थीटा बन रहा है और दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये बना 90, ये है 90 माइनस थीटा. तो रिजल्टेंट ये एंगल कितना हुआ? ये कितना हुआ? थीटा. तो ये 90 पूरा बनेगा. ये सुन, तो ये जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है वो कैसे मिलता है? एम जी. सीधा नीचे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये बन गया थीटा, ये बन गया 90 माइनस थीटा. तो ये बचा एंगल क्या बन जाएगा? थीटा. कंपोनेंट ऑफ एम जी एडजेसेंट टू थीटा क्या बने? एम जी कोस थीटा. कंपोनेंट ऑफ एम जी, ये फोर्स जो लग रहा है उसका एडजेसेंट कंपोनेंट निकाले तो क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ एम जी एडजेसेंट टू थीटा, दैट इज एम जी कॉस थीटा. ऑपोजिट टू थीटा निकालूँ तो वो यहाँ पे मिलेगा. कहाँ पे मिलेगा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू थीटा, वो क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसके दो कंपोनेंट बन गए. ठीक है.
क्योंकि ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। अब ये वर्टिकल में नहीं है, जब टेबल वाला सिचुएशन होता था तो mg कहाँ पे लगता था, नीचे सीधा mg, ठीक है, और ऊपर फोर्स कौन सा हो जाता है, नॉर्मल, ये एक दूसरे को बैलेंस करते थे। अब mg नीचे की तरफ लग रहा है, कोई इंसान टेढ़ा होगा तो mg नीचे की तरफ लगेगा। अब नीचे की तरफ लगेगा, उसकी वजह से वो इंसान स्लाइड करता है इंक्लाइन प्लेन से, यस और नो। यहाँ कोई भी चीज़ रखी हुई है वो स्लाइड करते हुए नीचे आती है, ओके। पर एक हाइट पे वो बैलेंस पे भी रहती है कि नहीं। और जैसे जैसे हाइट आप इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वो स्लिप करते करते नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा एंगल पे भी डिपेंड करता है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इस तरफ जो लग रहा है फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। नीचे की तरफ जो लग रहा है वो कौन सा है, mg cos थीटा। ऊपर की तरफ लग रहा है वो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे जो लगेगा वो कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स Fs। क्योंकि ये mg sin थीटा क्या चाहता है कि ब्लॉक नीचे आए, पर ये ब्लॉक अभी कैसा है, रेस्ट पे। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इक्विलिब्रियम में जितना इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इतना इस तरफ, जितना ऊपर उतना नीचे, क्या ठीक। सो हियर वी कैन राइट इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना, ये इंक्लाइन प्लेन वाला जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों के लिए नया है। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, पर वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो उसके कंपोनेंट बना लो, फिर इसको भूल जाओ, फिर कंपोनेंट पे ध्यान देना है। तो ये कंपोनेंट बना mg cos थीटा, ये बना mg sin थीटा। mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, n। mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, fs। तो इन इक्विलिब्रियम वी कैन राइट n इज इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, क्या ठीक। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। चलो mg एलिमिनेट करते हैं तो क्या बनेगा, mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू Fs बाय n। mg विल गेट कैंसल, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस में है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में, और हमें दिया हुआ है थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बने, tan थीटा इज इक्वल टू Fs बाय n। चलो ये रिलेशन हमें मिल गया। आप मुझे बताओ, ये एंगल जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा, एज दिस थीटा इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन, ये ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पे रहेगा, फिर तो स्लाइड करेगा ही करेगा, पर ये अभी तो रेस्ट पे है। और क्या बोला गया है, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। धीरे धीरे इसका एंगल चेंज किया जा रहा है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल चेंज किया जा रहा है, कहाँ तक, 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो जब थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पे ला रहे हैं, वो मैक्सिमम एंगल है, तब ये जस्ट बिगिन करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। और जब स्टार्ट कर रहा होता है तब फ्रिक्शनल फोर्स अपना मैक्सिमम ट्राई करता है उसे रोकने का, पर एक बार अगर वो मोशन में आ गया तो फिर कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। पर अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू मूव। जस्ट अबाउट टू मूव होता है तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम, यस और नो। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, अभी मान लो कि ये थीटा कम है तो साइन थीटा की वैल्यू भी कम होगी, तो mg साइन थीटा कम होगा। तो इस तरफ फोर्स कम है तो Fs भी कम रहेगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, mg साइन थीटा बढ़ेगा तो ये Fs भी बढ़ेगा। व्हेन एज थीटा इंक्रीजेस सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स Fs also increases until theta is equal to theta maximum. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स Fs also increases, कब तक इंक्रीज होगा, until theta becomes मैक्सिमम, तब तक इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद अगर थीटा बढ़ गया और ज़्यादा, फिर तो मूव कर लेगा, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो अभी कौन सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा, Fs also increases until theta becomes maximum. Now when we take theta is equal to maximum, then tan theta maximum
इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम बाय एन। जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो टेन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, अगर टेन थीटा मैक्सिमम है तो एफ एस भी मैक्सिमम हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम बाय एन। चलो, बट एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला तो है हमारे पास, क्या है, इज इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन एन। एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस एन, दिस एन एन विल गेट कैंसल, देयरफॉर टेन थीटा मैक्स कितना है, मैक्सिमम एंगल, थीटा मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ाना है, 15 डिग्री तक। सो टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एस, 10 15 डिग्री निकाल लो, वो आप लोगों को मिल जाएगा म्यू एस। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू कितना बनेगा, 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.27। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0.27, वही निकालना है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.27। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट लिखना है, जल्दी से लिख लो। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5.9। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मोशन होगा यहाँ पे, म्यू के दिया हुआ है, म्यू के कितना दिया हुआ है हमें, 0.04। ठीक, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितना टेंशन लगेगा ये स्ट्रिंग में, क्योंकि ये ट्रॉली को और ब्लॉक को किससे जोड़ा गया है, एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पे दी गई है पुली। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, मास लेस स्ट्रिंग दी गई है, मतलब टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। चलो पहले ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसके पास कुछ मास है तो इसकी वजह से इसके ऊपर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हो गया mg। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो लग रहा है वो क्या है, mg। तो यहाँ पे mg क्या बनेगा, इसका m क्या है 3 इंटू जी 10, तो ये बन जाएगा 30 न्यूटन, मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 30 न्यूटन। अब ऊपर में देखूं, क्योंकि ये ब्लॉक किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, टेंशन T, और टेंशन जो होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से देखा जाए तो ऊपर की तरफ रहेगा टेंशन, नीचे की तरफ क्या है 30 न्यूटन। चलो अब इस ट्रॉली के लिए देखा जाए तो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा वो कुछ इस तरफ रहेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, राइट। इसके ऊपर जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, ठीक, और ऊपर की तरफ जो लग रहा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, ठीक। तो सॉरी 200 न्यूटन हो जाएगा, 20 इंटू जी mg, तो 20 इंटू 10 200 न्यूटन, ठीक। नीचे लगेगा 200 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब हमें दिया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे मोशन होगा, ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये दोनों किसके साथ कांटेक्ट में है, ये दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है थ्रू दिस स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग आगे की तरफ फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ये ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ना चाहेगी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सी तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ, राइट। Here string that is massless, it is inextensible, and pulley that is smooth, then acceleration for trolley and the block will be same। दोनों का acceleration कैसा होगा, सेम, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, क्या ठीक। चलो जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है तो ये ट्रॉली के जो व्हील्स है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है, तो सरफेस इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा ये व्हील्स के ऊपर, वो कौन सा फोर्स होगा, मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सी तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
ये मोशन का अपोज करेगा, तो वो फ्रिक्शन हो जाएगा Fk, क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में आ चुका है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, Fk, ठीक है। पहले रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो, तब हम ब्लॉक का और ट्रॉली का FBD बना सकते हैं। आइए देख देते हैं FBD। For trolley in downward direction, force that is 200 Newton. In upward direction, normal reaction force. Towards right, force that is tension T. Towards left, force that is Fk. And acceleration that is in this direction. Right? ये बन गया FBD। वैसे ही ब्लॉक के लिए बनाएं तो ब्लॉक के लिए FBD कुछ ऐसा बनेगा। 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ जो लग रहा है फोर्स mg दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। ऊपर की तरफ जो लग रहा है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा, टेंशन। तो ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो क्या है, टेंशन T। और टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट कोई फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसके लिए रहेगा नीचे की तरफ, क्या ठीक। दोनों के FBD बन गए, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दें, तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम। मतलब निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन, ये दो चीज़ें हमें निकालनी हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या कर दे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन applying second law of motion to the motion of block। किसको लगा दें, applying second law of motion to the motion of block। ब्लॉक के मोशन के लिए सेकंड लॉ लगाएं तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कौन सी तरफ हुआ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बनेगा MA इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा, मतलब 30 माइनस टी। क्या बनेगा, MA इज इक्वल टू 30 माइनस टी। ब्लॉक के लिए मास क्या है, 3 kg, तो ये बन जाएगा 3A इज इक्वल टू 30 माइनस टी। इक्वेशन नंबर 1, क्या ठीक। अब आगे बढ़ें, तो ये एक इक्वेशन मिल चुका है, एक और इक्वेशन बन जाएगा ट्रॉली के लिए। अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ टू मोशन ऑफ द ट्रॉली। अप्लाइंग सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ टू मोशन ऑफ द ट्रॉली, तो क्या बनेगा, ट्रॉली के लिए देखा जाए तो जितना ऊपर उतना नीचे, वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, तो ये नीचे और ऊपर वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। मोशन किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे बनेगा MA, ध्यान से देखो MA, मास कितना है 20, तो यहाँ पे बनेगा 20A इज इक्वल टू, इस तरफ एक्सेलरेशन है मतलब इस तरफ फोर्स ज़्यादा, T माइनस Fk, T माइनस Fk। एक्सेलरेशन इस तरफ है तो T माइनस Fk, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 30 माइनस टी, और 20A इज इक्वल टू T माइनस Fk। अब Fk क्या होगा भाई, Fk दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, बट Fk इज इक्वल टू म्यू के एन, राइट, फ्रॉम फिगर n इज इक्वल टू mg, सो दिस इज नथिंग बट म्यू के इंटू n। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है 200 न्यूटन, राइट, इसके लिए तो बनेगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे म्यू के इंटू 200।
चलो म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0.04, 200 इंटू 0.04, 0.04 इज नथिंग बट 4/100, दिस इज 200, 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो एफ के बनेगा 8 न्यूटन। क्या ठीक? तो एफ के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, देयरफॉर 20A इज इक्वल टू T माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। यह बन गया इक्वेशन 2। चलो 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दें तो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें निकालनी हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर हम एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकाल लेते हैं। चलो 2 इक्वेशन हमें मिल चुके थे। एक था 3A इज इक्वल टू 30 माइनस टी और दूसरा था 20A इज इक्वल टू T माइनस 8। अब यहाँ से टेंशन को एलिमिनेट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन फिर टेंशन। सो हियर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या बनेगा 3A इज इक्वल टू 30 माइनस टी प्लस 20A इज इक्वल टू T माइनस 8। ठीक, 20A प्लस 3A कितना बनेगा 23A, T माइनस T विल गेट कैंसल, 30 माइनस 8 22, देयरफॉर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 22/23 करो तो आंसर मिलेगा 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। कौन से इक्वेशन में डाले 2 में डाल दे, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2. If we substitute value of A in equation 2, then we will get tension 20 into 0.96 is equal to T minus 8. 20 into 0.96 करो, ये करीब करीब मिलेगा 19.2, 19.2 प्लस 8 ये बनेगा 27.2 न्यूटन। क्या मिलेगा 27.2 न्यूटन। देयरफॉर टेंशन T इज इक्वल टू 27.2 न्यूटन। टेंशन भी मिल चुका है, एक्सेलरेशन भी मिल चुका है, तो ये 2 चीज़ें हमें निकालनी थी। खास जब भी चैप्टर नंबर 5 में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमें फिगर समझ में आनी चाहिए, क्या हो रहा है, कौन मोशन है, कौन सी तरफ मोशन है। अगर ऊपर की तरफ मोशन है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखाओ, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ दिखाओ, मोशन अगर आगे की तरफ है तो आगे की तरफ दिखाओ, फिर आप लोग इक्वेशन बना सकोगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि वर्टिकली कोई मोशन नहीं है तो ऊपर और नीचे जितना फोर्स लग रहा है वो सेम होगा। इस तरफ एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो T माइनस समथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो 30 माइनस T, तो हमें FBD बनाना आना चाहिए। FBD बन जाएगा तो इक्वेशन बन जाएंगे, इक्वेशन बन गए तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5.9, जल्दी से लिख लो। लिख लिया एग्जाम्पल, बढ़िया। अब आप आगे लिख लिया एग्जाम्पल, बढ़िया। आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।